Okay. Hello everyone. Welcome to all in TechUgate classes. First of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch in 2013. And my latest gate rank is EIR 192 in GATE 2020. And I'm also engineering services exam written qualified. And I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam. And in this video lecture series, I'm going to discuss with you strength of material, and this is module 1 lecture number 3. Let's crack the gate. So once again, welcome to all. Now in this lecture I'm going to discuss with you types of load and their types, correct? तो चलिए start करते हैं कि how to define load. So let's see. A load is defined as an external force or couple to which a component is subjected during its functionality. अब इसका मीनिंग क्या है? So let's see here I'm going to take an example. Let's say this is, suppose this is our fan. This is my favorite example, correct? ये फैन का रॉड है दोस्तों, सीलिंग फैन की बात करूं, करेक्ट है? एंड नाउ हियर वी हैव अ रोटर like this, correct? And in this rotor here we have blades, like this, करेक्ट? ये हमारे पास फैन है दोस्तों. अब इस फैन से हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर दिस ब्लेड, इस फैन की ब्लेड के बारे में अगर हम बात करें, and now in this position if there is no this fan is not in operational, correct? ये फैन बंद है, करेक्ट है दोस्तों? घरों में फैन आपके है, आप देख सकते हो ये फैन सपोज बंद है. नाउ टेल मी वेदर दिस ब्लेड ऑफ द फैन इज सब्जेक्टेड टू एनी लोड और नॉट, करेक्ट? जब फैन स्विच ऑफ है, जब फैन आपका स्विच ऑफ है, इस कंडीशन में अब आप मुझे बताओगे कि जो ब्लेड है फैन की उसमें कोई लोड एक्ट हो रहा है या नहीं. इधर इट इज लोडेड और नॉट लोडेड, करेक्ट? क्वेश्चन ये है कि इसमें लोड एक्ट हो रहा है या नहीं एक्ट हो रहा है. देन द आंसर इज सिंस at the switch off condition this blade cannot perform its functionality. What is the function of this blade? The function of this blade to circulate, to cut the air, to circulate the air throughout the room. और ये तभी हो सकता है when it can rotate, yes or no? At this stationary condition, since there is no rotation, therefore it cannot perform its functionality. And under this situation we can't say this blade is subjected to load, yes or no? तो ये किस कंडीशन में दोस्तों? नॉट लोडिंग कंडीशन में है. This blade is not loaded. But if we rotate this blade, if we rotate this fan or switch on this fan, अब इस फैन को मैं ऑन कर देता हूं दोस्तों, तो अंडर दिस कंडीशन ये क्या होगा? दिस फैन can rotate with omega speed and due to this rotation this blade can cut the air and circulate throughout the room. तो अंडर दिस कंडीशन अगेन मैं इस ब्लेड के बारे में बात करूं दोस्तों, अगेन फिर से मैं इसी ब्लेड के बारे में बात करूं फैन की, तो हम कह सकते हैं दिस ब्लेड इज सब्जेक्टेड टू, इट इज सब्जेक्टेड टू लोड, यस और नो? इसमें लोड एक्ट हो रहा है. अब क्वेश्चन आता है कि which types of loads are acting on this blade during rotation of this fan. It is subjected to some drag force offered by the air. जब ये रोटेट हो रहा है तो इसके रोटेशन के अगेंस्ट में एयर जो है उस रूम की वो एक ड्रैग फोर्स अप्लाई करे. इट्स सेल्फ वेट इज ऑल्सो एक्टिंग, यस और नो? इस ब्लेड का सेल्फ वेट एक्ट हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड ड्यू टू रोटेशन इट ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस और नो? करेक्ट है दोस्तों, इट ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इतने तरीके के यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्लेड में. एंड वाइल डिजाइन ऑफ दिस ब्लेड वी कंसीडर ऑल दीज फोर्सेस. अब आप कहोगे सर कि जब ये फैन स्विच ऑफ था देन स्टिल इट इज सब्जेक्टेड टू सम इट्स सेल्फ वेट. तो दोस्तों अगर आप सेल्फ वेट के रिस्पेक्ट में, अगर इस ब्लेड की आप डिजाइन करते तो डेफिनेटली ये फेल हो जाता है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन कंडीशन, ऐसा ना. क्यों? क्योंकि आपने इस फोर्स और इस फोर्स को अज्यूम नहीं किया है, कंसिडर नहीं किया, सॉरी.
करेक्ट है। तो इनको कंसिडर किए बिना अगर हम ब्लेड की डिजाइन करते हैं तो वो उसमें फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इफ वी कंसिडर ऑल दीज फोर्सेस वाइल डिजाइन ऑफ दिस ब्लेड, देन इट शुड बी इन सेफर जोन। यस और नो, ये कभी फेल नहीं होगा। इज इट क्लियर? करेक्ट है, क्योंकि हमने सारे फोर्स जो इसमें एक्ट हो रहे हैं उन्हें हमने कंसिडर कर लिया है। करेक्ट है। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी फोर्स या कपल लोड कहलाएगा कब? when they are acting on the member during its functionality, जब वो मेंबर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा उस टाइम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कपल एक्ट हो रहा हो तो उसे हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज लोड। अगर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं उसे कभी भी लोड कंसीडर नहीं कर सकता। ये सानो, तो ये फंक्शनैलिटी नेसेसरी है। इस फंक्शनैलिटी के टाइम पे ही जो फोर्स या कपल लगते हैं तभी वो लोड कहलाते हैं, अदरवाइज वो लोड नहीं कहलाएंगे। करेक्ट है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल इज सेट टू बी ए लोड व्हेन दे आर एक्टिंग ऑन द मेंबर ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लोड। अब मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर देखूं तो लोड को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। करेक्ट, 3 कैटेगरीज में। और वो कैटेगरीज क्या है? यू कैन सी हियर। हम लोग इसे डिटेल से देखने वाले हैं। करेक्ट। तो फर्स्ट कैटेगरी है दोस्तों, दैट इज लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Classification of load with respect to time. Another category, that is load with respect to direction. And third one, that is load with respect to area of distribution. एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट है। तो दोस्तों हमने इस लोड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। ये सारे लोड आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे दोस्तों, बट आप कभी भी एक साथ इनके बारे में स्टडी आप नहीं करते हो। और यहाँ पे मैं दोस्तों ये सारे फोर्सेस को एक साथ आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितने तरीके के लोड पॉसिबल हो सकते हैं और उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वेदर इट इज स्टैट लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है या एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन है। यस आर नो? करेक्ट। तो इस कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे आते हैं फर्दर, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 कैटेगरी के लोड होंगे। लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की बात अगर हम करें मींस वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे एक लोड आएगा दोस्तों स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड। दूसरा आएगा दोस्तों डायनामिक लोड। दूसरा आएगा डायनामिक लोड। स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड। करेक्ट। अब स्टैटिक लोड को फर्दर में डिवाइड करूं तो दोस्तों यहाँ पे 2 कैटेगरीज आती है। यहाँ पे एक आएगा आपका डेड लोड, दूसरा दोस्तों आता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसे भी हम स्टैटिक लोड में कंसिडर करते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। करेक्ट है। और डायनेमिक लोड की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके भी 2 कैटेगरीज होगी। द फर्स्ट वन दैट इज इम्पैक्ट लोड और दूसरा होगा फटीग लोड। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की। वहीं पे अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हियर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लोड। यू कैन सी हियर दैट इज either it is normal load or shear load। करेक्ट।
और नॉर्मल लोड की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी दो कैटेगरीज हो सकती है, इधर इट इज एक्सियल नॉर्मल लोड और इट मे बी इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। यस आर नो? और ये दोनों ही नॉर्मल लोड्स जो हैं या तो ये टेंसाइल नेचर के हो सकते हैं दोस्तों, या फिर ये कंप्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। इधर इट इज टेंसाइल इन नेचर और कंप्रेसिव इन नेचर, मतलब इनकी वजह से मेंबर इलोंगेट होगा या फिर कंप्रेस होगा। वहीं पे शियर लोड की बात करूं तो दोस्तों इसकी भी दो कैटेगरीज होती है, दैट इज ट्रांसवर्स शियर लोड होगा एक, और दूसरा होगा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। करेक्ट है दोस्तों? यहाँ पे जो ट्रांसवर्स शियर लोड है, शियर लोड की वजह से कभी भी मेंबर की लेंथ चेंज नहीं होती, इट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन शेप। करेक्ट? तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, ये चार तरीके के लोड होते हैं दोस्तों, एक्सियल नॉर्मल, इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल, ट्रांसवर्स शियर लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। करेक्ट है? विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ, सॉरी अब है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियसली हमने पढ़ा था लोड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, अब यहाँ पे हम लोग पढ़े लोड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं दोस्तों, लोड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट? तो इसमें सबसे पहले आप लोड आपने पढ़ा होगा पॉइंट लोड, यस आर नो? नेक्स्ट आएगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड, आप फुल फॉर्म लिख लेना दोस्तों, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा वैरिंग लोड एंड यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव मूवमेंट। करेक्ट? तो इतने तरीके के लोड होते हैं जो कि लोड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। करेक्ट? करेक्ट है दोस्तों? ये डिटेल क्लासिफिकेशन है, अब इन सारे लोड्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। सो लेट्स सी हियर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के बारे में। करेक्ट है? तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं डेड लोड के बारे में, नाउ इट, इसे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। सपोज हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, अ प्लॉट बिटवीन लोड वर्सेस टाइम। करेक्ट? लोड वर्सेस टाइम अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, देन यू कैन सी हियर लाइक दिस। करेक्ट? दिस इज लोड एंड दिस इज टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इफ द लोड is constant throughout the time, load is not varying with respect to time, then this is called as dead load। करेक्ट है? और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सपोज यहाँ पे एक टेबल है, करेक्ट है दोस्तों, और इस टेबल के ऊपर आप एक बुक को रख दो लाइक दिस। अब आप इसका वेट देखो, तो अभी देखो या 1 घंटे बाद देखो या 2 घंटे बाद, इसका वेट सेम एक्ट हो रहा होगा अनटिल अनलेस इसके ऊपर कोई और वेट ना रखा जाए। तो इस बुक का वेट टेबल के ऊपर यूनिफॉर्मली एक्ट होगा थ्रू आउट द टाइम। तो इस तरीके के लोड को कह देते हैं हम दोस्तों डेड लोड। करेक्ट? नेक्स्ट आता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, देन यू कैन सी हियर अगेन इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन load versus time, then you can see like this. Here the variation of load with respect to time is very slow. Variation of load with respect to time is very slow like this, and it reaches to its maximum value and then it is remain constant। ये maximum value को reach करेगा, उसके बाद ये constant हो जाता है। तो whenever we have a load like this, then this is called as gradually applied load। और ये कैसे? if I consider 2 points like this, then here you can say this is change in time, yes or no? And similarly you can see here this is delta p, and you can see here the delta p is very less as compared to delta t। तो जब भी कुछ आपको इस तरीके से रिजल्ट मिले, वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन सच अ वे दैट
it is very, the variation of load with respect to time is very low. लोड का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा हो, बहुत कम हो, बहुत स्लो वेरिएशन हो, तो इसे दोस्तों हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और जनरली एवरी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का ही लोड मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, घरों में फैन है, आप फैन को स्विच ऑन करोगे तो दोस्तों क्या होगा कि फैन ग्रेजुअली उसकी स्पीड इंक्रीज होगी एंड इट रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्पीड में पहुंचेगा, फिर उसी स्पीड में वो घूमता रहता है। ऐसे ही अगर आप फैन को स्विच ऑफ करोगे तो ग्रेजुअली उसकी स्पीड रिड्यूस होगी देन स्टॉप होगा, ये सर नो। ऐसे सिमिलरली आप टरबाइन की बात कर सकते हो, टरबाइन के स्टार्ट होना या बंद ऑफ होना, करेक्ट है। दोनों ही क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के एग्जांपल है। ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ेगी एंड इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट विल रिमेन कांस्टेंट, यस और नो, करेक्ट। तो दोस्तों ये कहलाता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, व्हेन द वेरिएशन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया actually, variation of load with respect to time is very low like this. Is it clear? Then this is called as gradually applied load. Okay, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज इम्पैक्ट लोड। नाउ इफ द वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरी फास्ट, कैसा होना चाहिए, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरी हाई, वेरी फास्ट, देन दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट लोड। और इसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, देन यू कैन सी हियर इट इज लुकिंग लाइक दिस, it is reaches to its maximum value and then it will remain constant, yes or no. And now you can see here, if I consider 2 point and with respect to these 2 points, if you see the variation of load with respect to time, then you can see, you can get like this. Is it clear? This is time t and this is load p and this is delta p, yes or no, and this is delta t. And now you can see here we can get delta p is very high as compared to delta t. मतलब लोड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा है, बहुत ज्यादा है। एंड वेन एवर वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, देन दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट लोड, यस आर नो, दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट लोड। इज इट क्लियर? और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हैमरिंग ऑन द नेल, यस आर नो। नेल में जब आप हैमरिंग करोगे तो बहुत वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में मैक्सिमम लोड वो रीच कर जाएगा, यस आर नो, इज इट क्लियर? तो इस तरीके के लोड को कहते हैं हम दोस्तों इम्पैक्ट लोड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इम्पैक्ट लोड। ओके, लेट्स सी अनदर लोड, दैट इज फटीग लोड। अब इस लोड की अगर हम बात करें तो अगेन इट कम्स अंडर डायनेमिक लोड कैटेगरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो it is simply defined as a load is said to be a fatigue load. A load is said to be a fatigue load when its direction or magnitude or both direction and magnitude changes with respect to time। या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर दोनों ही चेंज हो with respect to time, then this kind of load is called as fatigue load. Generally these loads are in periodic in nature, yes or no? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, अगर आपका कोई लोड कुछ इस तरीके से वेरी करे तो उसे आप कह सकते हो दिस इज कॉल्ड एज फटीग लोड। इट इज वेरिंग लाइक दिस, इज इट क्लियर? कुछ इस तरीके से अगर आपका कोई लोड वेरी कर रहा हो तो इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फटीग लोड, यस आर नो? तो सिंपली अ लोड इज सेड टू बी अ फटीग लोड व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो और बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज मैक्सिमम लोड एंड दिस इज मिनिमम लोड, यस आर नो? और इन बिटवीन ये वेरी कर रहा है, इज इट क्लियर? दिस इज पी मैक्स विच इज इक्वल टू पी and this is p minimum
which is equal to either minus p or something else. Yes or no? Correct. Then this kind of load is called as fatigue load. अब इस फटिग लोड की कैटेगरी में दोस्तों 3 डिफरेंट टाइप्स के लोड्स आते हैं, दैट इज कंप्लीटली रिवर्स फटिग लोड, फ्लैक्चुएटिंग लोड एंड अल्टरनेटिंग फटिग लोड. अब इनको हम लोग दोस्तों देखते हैं वन बाय वन. लेट्स सी हियर इन नेक्स्ट स्लाइड. इफ वी टॉक अबाउट कंप्लीटली रिवर्स फटिग लोड, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीटली रिवर्स फटिग लोड. तो इसका कहने का मतलब क्या है? ओनली डायरेक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इफ ओनली डायरेक्शन changes with respect to time, then this is called as completely reverse fatigue load. इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज वी हैव अ शाफ्ट लाइक दिस, या कोई हमारे पास एक ऐसा मेंबर है, या सपोज सिंपल सा आप देखो शाफ्ट है, एंड हियर वी हैव सम लोड. यहाँ पे कोई लोड एक्ट हो रहा है, एक्सल लोड, एंड और ये शाफ्ट क्या हो रहा है दोस्तों? रोटेट हो रहा है. यस और नो अबाउट दिस एक्सिस? यस, सिंपली करेक्ट है. तो आप देखोगे कि ड्यू टू दिस लोड दिस शाफ्ट में बेंड लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस बेंडिंग दिस फाइबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड सिग्मा टी, एंड दिस फाइबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड दैट इज सिग्मा सी. एट पर्टिकुलर किस इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम बात करें, करेक्ट है. तो सपोज इसकी पोजीशन अगर यहाँ पे इसमें टेंसाइल लोड सिग्मा टी एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे सिग्मा सी एक्ट हो रहा है, एंड दिस इज पोजीशन ए. आफ्टर हाफ रोटेशन, एक शाफ्ट जो है इसका हाफ रिवोल्यूशन के बाद सपोज बी पोजीशन आती है, तो जो सिग्मा टी वाला फाइबर है, अगर मैं सपोज इसे ए कह दूं, तो ये ए पॉइंट मूव करके कहां पहुंच गया? एट दिस पॉइंट. और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस ए पॉइंट पे अब लग रहा है कंप्रेसिव लोड, जबकि यहाँ पे लग रहा है क्या? टेंसाइल लोड. यस आर नो? तो टेंसाइल तो हमेशा अपर फाइबर में होगा. आफ्टर अगेन हाफ रिवोल्यूशन, फिर से हम इसको हाफ रिवोल्यूशन प्रोवाइड किए, तो जो ए पॉइंट कभी नीचे था ये फिर से शिफ्ट हो गया, कहां पहुंच गया? एट दिस पोजीशन. यस आर नो? एंड अगेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, एंड हियर वी गेट कंप्रेसिव लोड. यस आर नो? तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड, सॉरी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है. ऐसा नो? तो whenever a member is subjected to a load like this, only its magnitude changes, sorry, only its direction changes with respect to time, then this is called as completely reverse fatigue load. Yes or no? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया completely reverse fatigue load क्या है. Now if we talk about fluctuating load here, अब मैं यहाँ पे fluctuating load बताने वाला हूँ. तो simply हम कह सकते हैं when only magnitude changes, only magnitude changes with respect to time, only magnitude changes with respect to time, then simply it is called as fluctuating load. Yes or no? यहाँ पे डायरेक्शन चेंज ना होके सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड. और इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज लोड एक्सिस. यस और नो? एंड सपोज हियर द लोड इज वेरिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से लोड वेरी करे. यस और नो? And now this is the mean position. Yes or no? Here the load is varying from 0 to P max. Yes or no? यहाँ पे क्या है? P max is equal to P, and here P minimum is equal to 0. तो याद रखना दोस्तों, when load is varying in such a way that only its magnitude changes with respect to time, then this is called as
then this is called as fluctuating load. Yes or no? Now here we have another load, that is another kind of fatigue load, that is alternating fatigue load. Alternating fatigue load means, you can see, when both direction and magnitude changes with respect to time, जब दोनों ही चेंज हो रहे हों with respect to time, then this is called as alternative fatigue load, and it is looking like this. देखो, पीरियडिक नेचर का लोड तो जरूर होगा दोस्तों, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो अपने लोड को रिपीट करता है। यस आर नो? तो यहाँ पे देखो लोड कैसे एक्ट हो रहा है, इट इज लुकिंग लाइक दिस। लोड कुछ इस तरीके से एक्ट होगा। यस आर नो? एंड दिस इज न्यू मीन पोजीशन। इज इट क्लियर? दिस इज मीन पोजीशन। हियर वी हैव पी मैक्स, और ये आपका पी मिनिमम। You can see here from origin, this is P max is equal to P, and this is sorry, not sigma, this is P. P minimum is equal to some minus P by 2 or some P by something value. Yes or no? करेक्ट है। तो दोस्तों अगर कुछ इस तरीके से कोई लोड आपका वेरी करे, करेक्ट है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस टाइप्स ऑफ लोड इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव फटीग लोड। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डिफाइन फटीग लोड एंड देयर टाइप्स। यस आर नो? करेक्ट। नेक्स्ट आता है लोड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस एक्सिस सिस्टम एंड रेफरेंस प्लेन, क्योंकि उसके बिना इस टॉपिक को समझना डिफिकल्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी हियर। ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। पहले रेफरेंस एक्सिस सिस्टम और रेफरेंस प्लेन को समझना जरूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको बताऊंगा, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू classify load with respect to direction. Is it clear? And this is very very important for strength of material point of views, correct? So let's see here. Correct? Like this. Now you can see, suppose this is our this is our z axis, correct? Along the white screen, ये जो आपको white screen दिख रही है, along the length of the white screen, here we consider z axis. ये नेसेसरी नहीं कि इसे z axis ही कंसीडर किया जाए, आपको जो मर्जी कंसीडर कर सकते हो, करेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे z एक्सिस कंसिडर किया। एंड सिमिलरली यू कैन सी हियर दिस वन,
across the length of this white screen, this is considered as y-axis. And similarly, इधर इनवर्ट टू द व्हाइट बोर्ड, ये जो व्हाइट स्क्रीन है, इधर इनवर्ट और आउटवर्ड टू द व्हाइट स्क्रीन, इस व्हाइट स्क्रीन की तरफ अंदर जाता हुआ या बाहर की तरफ आता हुआ जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट स्क्रीन, ये कहलाएगा दोस्तों एक्स एक्सिस. यस आर नो? तो दीज आर द थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज एक्स, वाई एंड जी. करेक्ट? ये थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है यहाँ पे. एंड नाउ यू कैन सी हियर, हियर वी हैव अ प्लेन. आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज, इसे कौन सा प्लेन कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज simply xy plane. Yes or no? This is called as xy plane, and perpendicular to this plane, since here we have z axis, that's why it is called as z face also. इसे हम z face भी कहेंगे. And similarly this plane is called as xz plane, or simply it is named as y face because इसके perpendicular y axis है. And this one is called as yz plane, और सिंपली वी कैन से एक्स फेस. यस आर नो? तो दोस्तों ये याद रखना एक्स वाई जेड प्लेन कौन से होते हैं. करेक्ट है? तो यहाँ पे हमने पहले रेफरेंस एक्सिस फिक्स कर दिया. दीज आर कॉल्ड एज रेफरेंस एक्सिस सिस्टम. देखो, इन 3D स्पेस वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस, बट अगर हम कोई एक रेफरेंस फिक्स कर दे तो हमारे पास थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस कुछ इस तरीके से मिलेंगे, एक्स वाई एंड z. And with respect to this reference axis, we have three mutual perpendicular plane, that is xy, yz and zx plane. Yes or no? And similarly it is also called as z face, y face or x face. Is it clear? Now as we know that every cross section has one centroidal point. करेक्ट? हर एक क्रॉस सेक्शन में दोस्तों आपको एक सेंट्रोइडल पॉइंट मिलेगा. और कैसे मिलेगा? बाय जस्ट ड्रॉइंग अ बाइसेक्टर. यस आर नो? एक सिंपल सा आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो इस क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन का, तो आपको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा. एंड दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. दिस इज कॉल्ड एज सीजेड. मैं सीजेड क्यों कह रहा हूं? दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ जेड फेस. सेंट्रॉइड ऑफ जेड फेस. जेड फेस का ये सेंट्रॉइड है. And from this centroidal point, here we have again three mutual perpendicular axes like this. Yes or no? Three mutual perpendicular axes like this, and all these three axes are called as centroidal axis. इसे क्या कहेंगे दोस्तों? This is called as centroidal axis. Yes or no? This is centroidal z axis. And similarly this is centroidal y axis, and this is centroidal x axis. Yes or no? तो दोस्तों याद रखना, एट ए गिवन रेफरेंस प्लेन, एट ए गिवन रेफरेंस एक्सिस सिस्टम, at a given reference axis system, each and every plane has one centroidal point, and at that centroidal point, with respect to that centroidal point, we have three mutual perpendicular axes, that is x, y and z, and all these axes are called as centroidal axis. तो अब दोस्तों मैं इस z axis को कहूंगा centroidal normal axis. Why it is called normal? Because this axis is perpendicular to xy plane, और simply we can say z face. z face के perpendicular है, इसलिए इसे हम centroidal normal axis कहेंगे. And similarly this plane is called as, इस axis को क्या कहेंगे हम? This is called as centroidal transverse axis. Is it clear? And similarly this x axis is also called as
सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहां से क्या निकल गया दोस्तों, इस डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकला कि every plane has three centroidal axis at a given reference axis system। अगर हम एक रेफरेंस एक्सिस सिस्टम दे दें तो हर एक प्लेन में थ्री म्यूचुअल सेंट्रोइडल एक्सिस मिलेंगी। दैट इज सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड आउट ऑफ दीज थ्री सेंट्रोइडल एक्सिस वी हैव वन सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस एंड टू सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। हर एक प्लेन में सिर्फ एक ही सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस होगा और दो सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स प्लेन एक्सिस होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर आप स्टूडेंट्स आप कहोगे कि सर अब ये सेंट्रोइडल के पीछे क्यों पड़े हो। तो देखो, अगर मैं अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रोइडल पॉइंट, इस सेंट्रोइडल पॉइंट के बाहर कहीं जाऊं, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करूं, तो यहाँ भी हमारे पास रेफरेंस एक्सिस सिस्टम के रिस्पेक्ट में थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। करेक्ट है, जिसे आप जेड प्राइम, इसे मैं जेड प्राइम कह देता हूं, दिस इज वाई प्राइम एंड दिस इज एक्स प्राइम। तो यहाँ पे जो जेड एक्स एंड वाई प्राइम है, तो ये जेड एक्सिस दोस्तों ये नॉर्मल तो है, बट दिस इज कॉल्ड ए इसेंट्रिक नॉर्मल एक्सिस। ये इसेंट्रिक एक्सिस है। दिस इज ऑल्सो इसेंट्रिक ट्रांसवर्स एक्सिस, यस आर नो। एंड सिमिलरली एक्स, तो जो सेंट्रोइड से पास होता है सिर्फ वही सेंट्रोइडल एक्सिस कहलाएगा। उसके अलावा जो भी एक्सिस कहीं से भी पास हो वो सब इसेंट्रिक कहलाती है। और इसेंट्रिक एक्सिस में कभी भी लोड एक्ट होगा तो उसके अलग इफेक्ट मिलते हैं एज कम्पेयर सेंट्रोइडल, और वो हम लोग लेटर ऑन जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस को कंसिडर करूं एज अ रेफरेंस प्लेन, so with respect to this y-axis, again here we have one centroidal point। यहाँ पे भी आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो इसके डायमेंशन के, ये सानो। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे मिल गया, दिस इज सेंट्रोइडल पॉइंट एंड दिस इज नथिंग बट, इसे क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज सी वाई, सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ वाई फेस। ये सानो वाई फेस का सेंट्रोइडल है, ये सेंट्रोइड है। एंड एट दिस सेंट्रोइड का मतलब क्या है, मैं बार बार सेंट्रोइड कह रहा हूं, मैंने बताना भूल गया। सेंट्रोइड इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट एट विच द होल क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉन्सेंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट इज थ्रू आउट द सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारा का सारा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड हो, हम अज्यूम कर लेते हैं, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोइडल पॉइंट। यस आर नो, इस पॉइंट को हम सेंट्रोइडल पॉइंट कह देंगे। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंट्रोइडल पॉइंट से अगेन यहाँ पे थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस पास होगी लाइक दिस। करेक्ट है, थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस लाइक दिस। अब इस केस में जो एक्सिस है इनका नेचर बदल जाएगा दोस्तों। देखो कैसे, अब यहाँ पे जो y एक्सिस है, यहाँ पे जो y एक्सिस है इट एक्ट एज ए सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस। ये सानो, अब इस केस में मैं इस y एक्सिस को क्या कहूंगा, सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस। मैं इसे ट्रांसवर्स नहीं कहूंगा, इसे मैं सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस कहूंगा। व्हाई? बिकॉज दिस y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू y फेस। एंड सिमिलरली जो z होगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज, इस z को हम क्या कहेंगे दोस्तों, this z axis is called as centroidal transverse axis। yes or no? करेक्ट। तो जो z फेस के लिए z एक्सिस नॉर्मल एक्सिस था, वही y फेस के लिए z एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ये सानो, अगेन इस प्लेन के लिए भी हमें थ्री सेंट्रोइडल एक्सिस मिलेंगे, थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, जिसमें से एक्स एंड जेड क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है दोस्तों। एक्स एंड जेड बोथ आर ट्रांसवर्स एक्सिस, और वाई यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल एक्सिस होगा, सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस।
तो दोस्तों अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, हाउ टू रिप्रेजेंट सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सानो, और कैसे हम एक्स फेस, वाई फेस, जेड फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सानो। दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्सिस एंड प्लेन्स। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लोड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ लोड्स। करेक्ट है दोस्तों? दो तरीके के आपको यहाँ पे लोड मिलने वाले हैं। फर्स्ट वन दैट इज नॉर्मल लोड, you can see here. First one that is normal load. Second that is shear load. करेक्ट। और नॉर्मल लोड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नॉर्मल लोड भी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके का होगा। और ये लोड अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको इंजीनियरिंग की आधी प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो जाएगी। करेक्ट है दोस्तों? क्योंकि लोड, उसके नेचर, उसके इफेक्ट के बारे में अगर हमें पता चल जाए, तो स्ट्रेस स्ट्रेन बताना कोई बड़ा टास्क नहीं रह जाता। और स्टूडेंट्स को यहीं पे कंफ्यूजन है, उनको बेसिक लोड से ही नहीं पता हो रहते, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ध्यान से देखो। करेक्ट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है दोस्तों। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो समझो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। और इसी टॉपिक को आने वाले 2 to 3 लेक्चर्स में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप सारे लेक्चर्स नीट एंड क्लीन देखिए प्रॉपरली, टाइम टू टाइम, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। करेक्ट है? तो कौन सा लोड है दोस्तों ये, नॉर्मल लोड क्या है ये? और आप मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बता भी सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है। करेक्ट है? तो सबसे पहले अगर नॉर्मल लोड की बात करें, तो कोई भी लोड नॉर्मल कब कहलाता है, इसकी पहले मैं कंडीशन लिख दूं। इट मस्ट बी एक्टिंग इट मस्ट बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अगर कोई लोड एक्ट होगा तो मैं उसे नॉर्मल लोड कहूंगा। एंड सिमिलरली कोई भी लोड, इसकी भी पहली कंडीशन कैसी है लोड की, व्हेन अ लोड इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन के अगर पैरेलल लोड एक्ट हो रहा है, तो उसे मैं सीयर लोड कहूंगा। करेक्ट है दोस्तों? अब चलिए वन सेकेंड नॉर्मल लोड पे आते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के नॉर्मल लोड मिलेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा है, यू कैन सी हियर। फर्स्ट वन दैट इज एक्सियल नॉर्मल लोड। पहले तो मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ, मैं आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। एक्सियल नॉर्मल लोड। करेक्ट। और दूसरा आएगा दोस्तों इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। ये दो तरीके के लोड होते हैं, एक्सियल नॉर्मल एंड इसेंट्रिक एक्सियल। अब ये एक्सियल नॉर्मल लोड क्या है, देखो, अगर ये लोड परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन तो है ही, साथ में अगर ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग एक्ट होता है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, एक्सियल नॉर्मल लोड। तो इसकी दूसरी कंडीशन, एक्सियल नॉर्मल लोड की पहली कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ये एक्सियल नॉर्मल लोड कहलाएगा। और वो दूसरी कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी एक्टिंग along the centroidal नॉर्मल एक्सिस। सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस के अलोंग एक्ट होगा तो इसे हम कह देंगे एक्सियल नॉर्मल लोड। वहीं पे इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड की भी पहली कंडीशन तो यही है कि इट मस्ट बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन है दोस्तों, ये कैसा एक्ट होना चाहिए, इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस। अगर सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस के बाहर कहीं एक्ट होता है, अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, तो मैं दोस्तों इसे कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। अब चलिए इस बात करते हैं शियर लोड की। तो अगेन हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ शियर लोड। कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, इधर इट इज
ट्रांसवर्स शियर लोड, एक मैं क्या कहूंगा, ट्रांसवर्स शियर लोड, और दूसरा होगा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। करेक्ट दोस्तों, मैं इनके शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, इसे मैं ANL लिखूंगा, एक्सल नॉर्मल लोड, और इसे मैं ENL ई, करेक्ट। और ट्रांसफर शियर लोड को हम TSL लिखेंगे दोस्तों, शॉर्ट में TSL, और इसे मैं लिखूंगा ETSL, इसेंट्रिक TSL। करेक्ट। तो ट्रांसवर्स लोड की पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो है कि इट मस्ट बी एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी एक्टिंग along the centroidal axis, centroidal transverse axis। ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्ट होगा दोस्तों, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांसवर्स शियर लोड। और वहीं पे अगर ये दोस्तों अवे फ्रॉम द, क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो तो इसे हम इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड कहेंगे। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो नॉर्मल लोड होते हैं या तो ये टेंसाइल नेचर के होंगे या फिर ये कंप्रेसिव नेचर के होंगे, ये सात। करेक्ट, कुछ इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक्सल नॉर्मल लोड, एक्सल नॉर्मल लोड क्या है, इसेंट्रिक एक्सल नॉर्मल लोड क्या है, सिमिलरली ट्रांसफर शियर लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड क्या है। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल लोड की बात करते हैं दोस्तों। तो एक एग्जांपल के थ्रू कंसीडर करें, डिस्कस करेंगे। लेट्स सी हियर वी कंसीडर अ बॉडी लाइक दिस। करेक्ट, हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दिस बॉडी, सेंट्रोइडल longitudinal axis, and this is the cross section of this member or body, okay, this is cross section, correct। Like this। Okay, now let's see here, if a load is acting like this, करेक्ट, कोई लोड इस तरीके से एक्ट हो दोस्तों, तो अब ये देखो कैसा एक्ट हो रहा है ये, दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, यस और नो।
इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, दिस इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस। मैं यहाँ पे एक्सिस भी डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स सी हियर, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। करेक्ट। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर होना मतलब इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल। यस और नो? तो आप देख सकते हो दिस पी लोड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, एंड नाउ यू सी दिस पी, इसे मैं वन कह देता हूँ, दिस पी वन इज एक्टिंग along the centroidal normal axis। तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस पी वन इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल नॉर्मल लोड, एक्सियल नॉर्मल टेंसाइल लोड। करेक्ट, ये टेंसाइल नेचर का है इसलिए टेंसाइल लोड कह देते हैं। वहीं पे कोई और फोर्स अगर कुछ इस तरीके से एक्ट हो, लाइक दिस, यू कैन सी हियर another force which is acting like this, or it may be acting like this, or it is acting like this। Suppose this is P2, this is P3 and this is P4। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि जो P2 फोर्स एक्ट हो रहा है, although it is perpendicular to cross section, it is acting perpendicular to cross section। This P3 is also acting perpendicular to cross section, this P4 is also acting perpendicular to cross section, but all these P2, P3 and P4s are not acting along the centroidal axis, they are acting away from the centroidal axis। इस centroidal axis से यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, कुछ इसेंट्रिसिटी में एक्ट हो रहा है। यस आर नो? इज इट क्लियर? तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? P2 is called as axial normal, sorry, eccentric axial normal कंप्रेसिव। ये कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है, इसे हम कहेंगे कंप्रेसिव लोड। ये सानो, तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया। वहीं पर अगर मैं P3 एंड P4 की बात करूं, P3 एंड P4 की, ये दोनों कैसे हैं? इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल टेंसाइल लोड। ये सानो, करेक्ट। तो दोस्तों अब इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे विच लोड इज कॉल्ड एज एक्सियल नॉर्मल लोड एंड विच लोड इज कॉल्ड एज eccentric axial normal load, and which is considered as tensile and which one is considered as compressive। yes or no? is it clear? तो ये नॉर्मल लोड हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं शियर लोड की। करेक्ट है। नाउ लेट्स सी हियर, once again here I am going to draw a figure। suppose here we consider a member like this, this is centroidal axis, and this is its cross section। okay, now let's see here, okay।
Okay, this is the member and its cross section. Is it clear? Now, once again, here I am going to represent axis. This is z axis. This is x axis. And this is y axis. And all these three axes are centroidal axis. Yes or no? Because all axes are passes through centroidal point. Yes or no? इस centroid से pass हो रहे हैं. Yes or no? Now, let's see here if a load is acting like this. If a load is acting like this. Or some load is acting like this. Somewhere like this. Correct? So suppose if we consider this is P1, this is P2, this is P3 and this is P4. अगर मैं इसी को इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में रिप्रेजेंट करूं देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. और ये P3 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम लाइन में ऑफ सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे ये एक्ट हो रहा है. सपोज दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P4. इज इट क्लियर? लाइक दिस. करेक्ट. तो यहाँ पे आप देखो इफ यू टॉक अबाउट लोड P1 और दिस इज P1. अगर मैं P1 P2 की बात करूं दोस्तों, P1 P2 की बात करूं तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि P1 एंड P2 बोथ आर एक्टिंग पैरेलल टू दिस क्रॉस सेक्शन. यस आर नो? इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एक्ट हो रहे हैं. इज इट क्लियर? बोथ लोड्स आर एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एंड बोथ आर एक्टिंग along the centroidal axis. Yes or no? Centroidal axis के along एक्ट हो रहे हैं. तो simply we can say here P1 and P2 both are called as transverse shear load. Yes or no? अब अगर हम P3 and P4 की बात करें, now you can see here this P3 is acting away from the centroidal axis and they have eccentricity E1, and similarly this P4 is acting away from the centroidal axis and having eccentricity E2. तो simply यहाँ पे देखो P3 and P4 both are parallel to the cross section but they are acting away from the centroidal axis. That's why P3 and P4 both are considered as eccentric transverse shear load. Yes or no? तो आई थिंक दोस्तों अब आपको समझ में आ गया आपको हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर योर लोड इज ट्रांसवर्स shear लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स shear लोड. करेक्ट है. तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ लोड्स को देखा यहाँ पे. टाइप्स ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. यस और नो? करेक्ट है. अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में. यहाँ पे मैं आपको समरी बता देता हूँ फटाफट. टाइप्स ऑफ लोड एंड देयर कंडीशन. यस और नो? चले समरी देख लेते हैं फटाफट. दिस इज कंडीशन 1 and this is condition 2.
सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सियल नॉर्मल लोड की, तो पहली कंडीशन है इट मस्ट बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, और दूसरा क्या है, इट मस्ट बी एक्टिंग अलोंग the centroidal नॉर्मल एक्सिस, सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस के अलोंग एक्ट होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास EANL, इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड, तो इसकी भी पहली कंडीशन क्या है, अगेन इट मस्ट बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, एक्टिंग अवे फ्रॉम, ये ध्यान रखना, अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस के बाहर अगर एक्ट हो रहा है तो इसे हम इसेंट्रिक कहेंगे। सिमिलरली अगर मैं ट्रांसवर्स ये लोड की बात करूं तो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी एक्टिंग पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, एंड along the centroidal transverse axis, करेक्ट। और वहीं पे दोस्तों अगर मैं ETSL की बात करूं, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स ये लोड, करेक्ट, तो इसकी पहली कंडीशन क्या है, अगेन इट मस्ट बी एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, और दूसरा इट मस्ट बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस के बाहर एक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे हम, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स ये लोड। तो ये समरी है दोस्तों, ये 4 तरीके के लोड होंगे आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। और इन्हीं चारों लोड को हम लोग थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने वाले हैं। तो चारों की क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिफिकेशन क्या है मैंने आपको बता दी यहाँ पे। और अब हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर योर मेंबर इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक ट्रांसवर्सियल लोड और ट्रांसवर्सियल लोड, नॉर्मल लोड और इसेंट्रिक नॉर्मल लोड, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, करेक्ट है दोस्तों। प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें कंप्लीट इन चारों तरीके के लोड्स के हम लोग वहां पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, करेक्ट है। तो चलिए फिर यहीं पे इस सेशन को एंड करूंगा दोस्तों। आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, करेक्ट है। और आप टेक्यू गेट क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, करेक्ट है। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।